नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि भाजपा जैसी कार्यकर्ताओं की फौज किसी दल के पास नहीं है। इन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत और मोदी योगी जैसे नेतृत्व के बूते पार्टी निरंतर सफलता की सीढ़ियां चल रही है। उन्होंने कहा कि आज हम अपनी विचारधारा के बल पर सरकारें बनाने में सफल हो रहे हैं। उन्होंने संघ और जनसंघ से लेकर बीजेपी की अब तक की यात्रा को विस्तार से बताया। निकाय चुनाव की जीत पर सभी को बधाई भी दी। निश्चित रूप से जो विधानसभा का अंकगणित है वो अंकगणित हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे गठबंधन के पक्ष में है, एनडीए के। हमारे 2/3 से ज़्यादा 70% से ज़्यादा सीटें भाजपा की जीती। समाजवादी पार्टी एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती थी और उन्होंने कहीं ना कहीं उस भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए अपने प्रत्याशी लड़ाए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं विधानमंडल के सभी मान्य सदस्यों का कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करके और ये काम करने का अवसर हम सब लोगों को पार्टी को दिया। दूसरे दलों का भी साथ मिला है, ओम प्रकाश राजा भैया इन्होंने भी आपका साथ दिया है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता किन लोगों ने हमारा साथ दिया, लेकिन हमारे पास भी भाई 13 सीटें अपना दल के पास हैं, 6 सीटें निषाद पार्टी की हैं, 255 सीटें भाजपा की हैं, तो हमारे पास 70% सीटें स्वयं हमारे पास हैं। और निश्चित रूप से मैं एक बार सबका धन्यवाद करता हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो भ्रम की स्थिति पैदा की और उसी के कारण ये चुनाव हुआ। जिन विषयों को लेकर वो जनता के बीच में गए या लोगों ने उन्होंने अपनी बात कही, वो एक ढकोसला है। और जब हारने के लिए था तो हारने के लिए सामाजिक विषयों की बात करते थे। अब जब जीतने का अवसर आएगा तो परिवार से आगे बढ़ेंगे नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में 16 साल की लड़की की हत्या मामले में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा कि कैसे किसी भाई का खून नहीं खौलेगा। दरअसल दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में रविवार साहिल नाम के लड़के ने अपने 16 साल की गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्याकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साहिल अपनी गर्लफ्रेंड को पहले चाकू से कई बार गोदता है, फिर लड़की जब घायल होकर जमीन पर गिर जाती है तो साहिल पास पड़े पत्थर को उठाकर उसके सर को कुचल देता है। साहिल ने एक नहीं करीब 3 बार पत्थर से गर्लफ्रेंड का सर कुचला। इसके बाद उसने पत्थर को फेंक लड़की को लाते मारी। हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे हत्याकांड को साहिल ने पब्लिक के सामने अंजाम दिया। घटना के दौरान साहिल के आसपास से लोग गुजरते हुए नजर आए। वहीं अब इस मामले पर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मुझे अभी इस मामले की खबर मिली। लोग हमें कट्टरवादी कहते हैं, वो कहते हैं कि हम विवाद खड़ा करते हैं, लेकिन अपनी बहन का जब ये हाल होते देखते हैं तो शायद ही इस दुनिया का कोई भाई होगा जिसका खून नहीं खौलता होगा। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी साहिल को घटना के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी साहिल के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस इस मामले में लव जिहाद के एंगल से जांच करेगी। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादी बात बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। हमारा धर्म कभी भी अहित नहीं सिखाता, हमारे सनातन में कभी भी किसी को मारना नहीं सिखाता। इसलिए प्रत्येक हिंदुस्तानी अब जान लोग हमसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस पर मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए एसटी हसन ने कहा कि आज लोकतंत्र कहां बचा है। संसद पिछले सेशन
क्यों नहीं चली? हमने जेपीसी की मांग की थी। जेपीसी में 13 लाख करोड़ का जो घोटाला सामने आ रहा था, उसकी जांच की मांग कर रहे थे। तो क्या अडानी और सरकार एक है? आप हर चीज को का राजनीतिकरण कर रहे हैं। क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है कि बिना विपक्ष के संविधान के मंदिर का उद्घाटन हो जाए? संगोल के सवाल पर बोलते हुए कहा कि संगोल राजतंत्र का प्रतीक है, अब लोकतंत्र है, राजतंत्र खत्म हो चुका है, जबकि लोकतंत्र का प्रतीक संविधान है। संविधान लाना चाहिए था। संगोल पर लगी मूर्ति का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। ये लोग भोले भाले हिंदू भाई बहनों को मजहब के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। पहलवानों के सवाल पर एसटी हसन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया। आपने एक आदमी की वजह से उन पर इतना जुल्म किया। प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। अपने हिटलर शाही दिखाते हुए उनके तंबू उखाड़ दिए और पहलवानों को खींचते हुए ले गए। कुछ पहलवानों को चोटें भी आई। क्या ये राजशाही नहीं है? क्या आप देश को किधर लेकर जा रहे हैं? आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। ये कहना था सपा नेता एसटी हसन का। सबको मालूम है कि इस वक्त लोकतंत्र कहां जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आपने देखा पार्लियामेंट पिछले सेशन में क्यों नहीं चली थी। जेपीसी की डिमांड कर रहे थे और जेपीसी में 13 लाख करोड़ का जो स्कैंडल आ रहा है सामने, उसकी इंक्वायरी करने के लिए तो कह रहे थे, लेकिन सरकार क्यों नहीं मानी? क्या अडानी और सरकार एक है? क्या अडानी और बीजेपी एक है? कि कौन सा लोकतंत्र है जब आपने सिर्फ एक डिमांड थी कि जेपीसी बना दें और इसकी इंक्वायरी कर लें, और उसमें आपके सांसद ज्यादा होंगे, फिर भी आपने नहीं बनाई। तो जनता इतनी बेवकूफ थोड़ी है भाई। अब ये 21वीं सदी चल रही है। पेगासस आप लेके आए, हमने शोर मचाया, पार्लियामेंट में सब बातें हुई। पेगासस की इंक्वायरी आपने जुडिशियल इंक्वायरी कराई और जुडिशियल इंक्वायरी वालों का कंक्लूजन ये निकला कि उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें सहयोग नहीं किया। अब पता नहीं कि मेरे आपके टेलीफोन कहाँ टैप हो रहे हैं, मेरा टीवी कहाँ हैक हो गया, मैं कमरे में क्या कर रहा हूँ वो कहीं और तो नहीं देखा जा रहा। क्या पता इस वक्त क्या हो रहा है। इस वक्त टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। तो जनतंत्र कहाँ है? पहलवान 1 महीने से बैठे हैं। आपने उन्हें अब अरेस्ट कर, अभी तो कह रहा हूं ना, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। क्या ये डेमोक्रेटिक राइट नहीं था उनका? अगली खबर शाहजहांपुर के सिधौली से है, जहां सिधौली विकास खंड के गांव मुजफ्फरपुर में पंचायत सहायक इन दिनों अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पंचायत भवन पर विकास कार्यों को लेकर कभी भी कोई मीटिंग नहीं की जाती है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी होती है। यहाँ तक कि ग्रामीणों को 10 किलोमीटर ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हद तो तब हो गई जब मौके पर आर्या न्यूज की टीम पहुंची तो देखा कि पंचायत भवन बंद पड़ा है। तो पंचायत सहायक को फोन लगाया, नियम बताते नजर आए। इस दौरान पंचायत सहायक का कहना है कि अगर हम पंचायत भवन पर बैठेंगे तो सरकारी काम में बाधा आएगी। सरकारी काम कौन करेगा? सिनौली के गांव सरिया जप्ती में देखा जा रहा है कि यहाँ के पंचायत घरों में काफी दिनों से देखा जा रहा है कि यहाँ के कर्मचारियों और यहाँ के जो जितने भी कर्मचारी लगा के ब्लॉक के और यहाँ के गांव के पंचायत सहायक को लेकर, आइए दिखाते हैं क्या कुछ सच्चाई है यहाँ की। अंदर दिखाते हैं, आइए देखते हैं यहाँ के जो कर्मचारी हैं। ये देखिए क्या कुछ हकीकतें हैं यहाँ की। ये अब खोला जा रहा था। यहाँ का काम काफी समय से हम देख रहे हैं यहाँ बंद पड़ा हुआ है। अभी यहाँ एक पंचायत सहायक से जब हमने बात की तो पंचायत सहायक से हमने पूछा आपकी क्या टाइमिंग है, आपको कै बजे ड्यूटी जाना है और कै बजे पंचायत घर बंद करना है। तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि देखिए ये कितनी हकीकत है। मिशन शक्ति कक्ष और ये देखो पंचायत सहायक कक्ष। पंचायत सहायक का कक्ष में इस तरीके से ताला पड़ा, ये देखिए ताला। फिर जब हमारी उनसे बात हुई तो पंचायत सहायक ने बोला कि हमारी ड्यूटी है, हमें इस समय पंचायत घर में होना चाहिए। जब हमने पूछा कि अब इस समय आप कहाँ हो तो उन्होंने बताया घर पे। सिनौली के गांव
वहीं सोमवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा संस्कृत और उत्थान परिषद के राष्ट्रीय संयोजक संजय स्वामी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति बड़े स्तर पर लाभ पहुंचाने वाली है। इससे छात्रों को पढ़ाई में जहां विकल्प मिल रहे हैं, वहीं डिजिटल माध्यम से भी पढ़ाई का अवसर छात्रों को उपलब्ध हुआ। घर बैठे छात्र अलग अलग कोर्सों के अध्ययन और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें रोजगार से जुड़ने के लिए भी नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत हुई है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने गत नवंबर में तीन दिन का ज्ञान उत्सव दिल्ली में आयोजित किया था, जिसमें देश भर के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, NIT, IIIT, IIT के डायरेक्टर्स उसमें आए थे। वहाँ हमने 3 स्वरूप में उसको रखा था। एक हमने प्रोफेसर्स के लिए वर्ग रखा था, एक हमने वहाँ विद्यार्थियों के लिए वर्ग रखा था, एक अभिभावकों के लिए रखा था। उनके मन में जो प्रश्न थे, वहाँ केंद्र सरकार के मंत्री आए थे। केंद्रीय मंत्री हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी थे। तो ऐसे सभी मंत्री उसके अंदर आए थे, विश्वविद्यालयों के कुलपति थे। तो उनके मन में जो शंकाएं थी, विद्यार्थियों के मन में जो अपेक्षाएं थी, अभिभावकों के मन में जो अपेक्षाएं थी, उन्होंने प्रत्यक्ष उनसे प्रश्न उत्तर किए कि हमको इसका स्वरूप कैसा देखने को मिलेगा। तो जो मैंने कहा कि एक क्रेडिट बैंक बनेगा, अर्थात कोई विद्यार्थी उसने 10 क्रेडिट गोरखपुर विश्वविद्यालय से पास की, उसको लगता है कि मुझे 10 क्रेडिट बनारस विश्वविद्यालय से करने हैं, 10 क्रेडिट बनारस विश्वविद्यालय से करे। उसको लगता है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ये पाठ्यक्रम बहुत अच्छा है, तो वो 20 क्रेडिट वहाँ से कर ले, और अंत में जिस विद्यालय से वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, मान लो वहाँ 40 क्रेडिट की आवश्यकता है, तो वहाँ से पूरा करके उसको डिग्री मिले। कन्नौज में सदर कोतवाली क्षेत्र के मानीमऊ के पास GT रोड के पास अनियंत्रित ट्रक ऑटो से टकरा गई। इस दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि ट्रक चालक हालांकि मौके से फरार हो गया। वहीं आनंद फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने ऑटो चालक की तहरीर के आधार पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। वहीं अयोध्या में सनबिम स्कूल की छात्रा की मौत के मामले में हजारों की संख्या में जनता सड़कों पर निकली और जस्टिस फॉर आन्या के नारे लगाए। साथ ही तख्तियों पर लिखे नारों के साथ लोगों ने शासन प्रशासन से दोषियों को फांसी देने की मांग भी की। बता दें कि छात्रा की छत से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और परिजनों ने स्कूल प्रबंधक, गेम टीचर और प्रधानाचार्य के खिलाफ गैंग रेप, हत्या, सबूत मिटाने की साजिश करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। ये घटना बचरावा थाना क्षेत्र के चुरवा गांव के पास की है, जहां पर मोटरसाइकिल सवार को तेज रफ्तार कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बचरावा CHC पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। तो अमावा से सर्वे करके आ रहे थे, सुरवा के पास पीछे से 4 व्हीलर वाले ने टक्कर मारी। अच्छा, कितने लोग थे साथ में? हम 2 लोग थे बाइक से। अच्छा, उनका क्या नाम है? जो हमारे साथ धनंजय सिंह था। मैं तो अमावा से सर्वे करके आ रहे थे, सुरवा के पास पीछे से 4 व्हीलर वाले ने टक्कर मारी। अच्छा, कितने लोग थे? रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग किशोरी ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अमरीशपुरी कॉलोनी का है। यहाँ के रहने वाले ब्रजेश कुमार सोनकर की 16 साल की बेटी प्रतिष्ठा उर्फ सिमरन सोनकर ने घर के अंदर फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। डॉक्टर जयंत सिंह IGMO
एक लड़की आई है, मतलब क्या है? हाँ जी, अभी यहाँ कोतवाली पुलिस के द्वारा प्रतिष्ठा नाम की एक लड़की का मृत शरीर लाया गया था सील करके, जिसको कि अभी मार्चेरी में रखवाया है और पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा जाएगा। वहीं मुरादाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में पुराने कपड़े के गोदाम में भयंकर आग लग गई। गोदाम में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने के कारण पुराने कपड़े जलकर राख हो गए। भोजपुर थाना इलाके के ग्राम मंसूरपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर आग लगने के कारण का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं सामूहिक नरसंहार के आरोपियों का जेल से छूटने के बाद मुख्य गवाह को धमकाने का मामला सामने आया है, जहां गवाह को परिवार के साथ जान से मारने की धमकी दी गई है, जिससे जिले में हड़कंप का माहौल है। अपटा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर 26 जून 2017 को 5 लोगों को ईंट पत्थरों से मारने के बाद उन्हें जिंदा जला दिया गया था। इस सामूहिक नरसंहार की गूंज विधानसभा तक गई थी। वहीं मृतक के परिजनों की तहरीर पर राजा यादव, कृष्ण कुमार यादव, प्रदीप यादव, रामपाल यादव सहित 9 लोगों पर हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। हालांकि घटना के 6 साल बाद हाई कोर्ट से जमानत मंजूर होने पर उन्हें रिहा कर दिया गया। गौरतलब है कि जमानत मिलने के बाद जेल से छूटने पर सामूहिक नरसंहार के मुख्य गवाह कृष्ण कुमार तिवारी ने जान से मारने की धमकी दी है। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस के उच्च अधिकारियों को मिली, पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं मुख्य गवाह कृष्ण कुमार तिवारी ने उचाहर कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसलिए आए हैं कि हम अपना नरसंहार के मुख्य गवाह हैं। जी। हमारा बेटा दूध देने गया था। जी। कुछ लोगों ने जाके वहाँ धमकी दिया और हमारे बेटे से कह रहे थे कि उनको समझा दो कि अब तो हम छूट के आ गए हैं, परिवार वो तो रह नहीं जाएंगे, परिवार को भी पता लग जाएगा। ये घटना कब घटी थी? ये घटना 26 जून 2017 को घटी थी। क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये था कि एक यादव जी थे जिनको अपना पैसे के लेकर कोई विवाद था। जी। जिनकी वजह से 5 लोगों को जिंदा जला दिया था और उनके हाथ पैर काट लिए गए थे। नरसंहार हुआ था, उस वक्त मुकदमा लिखा गया था। उस मामले में आप? उस नाम में हम मुख्य गवाह हैं। जी। कृष्ण कुमार तिवारी नाम है हमारा। जी। थाने इसलिए आए हैं कि और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायबरेली से हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम शंकर, 2017 में हुए नरसंहार मामले में मुख्य गवाह जो है उसको धमकी मिली है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर, डिटेल में बताएं। जी, 26 जून 2017 को जो है देर रात एक घटना घटी थी जिसमें 5 लोगों को मार पीट कर गाड़ी में भरकर उनको जिंदा जला दिया गया था। और इस सामूहिक नरसंहार की गूंज जो है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा तक भी गई थी, जिसके बाद जो है मुकदमा पंजीकृत करके 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 7 लोगों को हाई कोर्ट ने जमानत दी है। 2 अभियुक्त अभी भी जो है वो जेल में ही है। लेकिन जब अभियुक्त ये जो है 6 साल के बाद जो है छूट कर पहुंचे हैं, तो इस केस के जो मुख्य गवाह थे कृष्ण कुमार तिवारी, उनको और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके तहत जो है इन्होंने जो है ऊंचाहार थाने में तहरीर देकर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ओम शंकर, क्या जो प्रार्थी हैं जिन्होंने शिकायत की है कि उन्हें धमकी मिल रही है गवाह को, उन्हें किसी तरीके की पुलिस प्रोटेक्शन इस दौरान मुहैया कराई गई शिकायत करने के बाद? हाँ, अगर बात की जाए तो गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराई गई है और उनके साथ जो है गनर भी चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा दबंग लोग हैं और ये इतना बड़ा नरसंहार हुआ था कि ये पूरे जनपद नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इस नरसंहार की गूंज सुनाई पड़ी थी। अब क्योंकि 6 साल के बाद ये सभी हत्या आरोपी जो है वो जमानत पर बाहर आए हैं और अब गवाहों को टम्परिंग कर रहे हैं। इसी के तहत जो है मुख्य गवाह कृष्ण कुमार तिवारी ने ऊंचाहार थाने के जाकर जो है तहरीर दी है। हालांकि पुलिस जो है वो जांच में जुट गई है और आरोपियों के विरुद्ध जो है वो साक्ष्य संकलित करके जो है कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। क्या अभी तक कुछ एक्शन लिया गया है पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में शिकायत के आधार पर?
ये बिल्कुल पुलिस से जो है विवेचना शुरू कर दी है और साक्ष्यों का संकलन कर रही है। लेकिन निश्चित ये है कि आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि योगी सरकार जिस तरह से जो है अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, उससे इनको ये भरोसा है कि निश्चित इन्हें न्याय मिलेगा। क्योंकि अगर जो इस मामले में जरा सी भी देरी हो सकती है तो ये इतने कुख्यात हत्या आरोपी हैं कि गवाह के साथ भी कुछ ना कुछ हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर शुक्ला इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो रायबरेली में हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी को धमकी दी जा रही है और वो भी तब जब जमानत पर छूटकर आरोपी बाहर आए हैं। वहीं रायबरेली में पुलिस ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जहां इलाके में पुलिस की प्रशंसा हो रही है। दरअसल नहर में कूदकर आत्महत्या करने वाली युवती को 2 सिपाहियों ने वक्त रहते बचा लिया और दोनों सिपाहियों को एसपी ने नकद राशि से सम्मानित किया है। मामला भदोखर थाना इलाके का है। यहाँ शहर कोतवाली में तैनात सिपाही अनुज शुक्ला और महिला होमगार्ड अलका द्विवेदी समन तामील कराने जा रहे थे। इसी दौरान शारदा नहर के तट पर एक युवती परेशान हालत में खड़ी दिखी। दोनों सिपाहियों को नजर आई। सिपाहियों ने तुरंत युवती को रेस्क्यू करते हुए उसे वहां खड़े होने का कारण पूछा। महिला ने रोते हुए बताया कि उसके घर में समस्या के कारण वो आत्महत्या करने पहुंची है। सिपाहियों ने उच्च अधिकारियों के सहयोग से युवती को समझा बुझाकर परिजनों के हवाले कर दिया। ये अभी 26 तारीख को भदोकर थाना क्षेत्र में जो शारदा नहर पुल है वहाँ पे हमारा एक कांस्टेबल है जिसका नाम है अनुज शुक्ला। वो किसी काम से जा रहा था। उसने उस पुल पे एक परेशान नवयुवती को देखा और उसके पुलिस की ट्रेनिंग ने वहाँ काम किया। उसको ये लगा कि वो परेशान है और अपने साथ कुछ अनहोनी करने की संभावना उसको नज़र में आई। तो उसने उतर के उस लड़की से बातचीत की। तो लड़की ने बताया कि वो अपने कुछ घरेलू मसलों की वजह से परेशान हो करके वो आत्महत्या करने की नीयत से वहाँ आई थी और वो नदी में कूदने वाली थी। चूँकि महिला का प्रकरण था तो अनुज ने तत्काल एक महिला कांस्टेबल को बुलाया। उस महिला कांस्टेबल ने भी आकर के दोनों ने मिलकर के उसकी काउंसलिंग की, उसको समझाया बुझाया और फिर उसके घर वालों को उसको सुपुर्द कर दिया। उनके इस प्रयास से, इस त्वरित प्रयास से और उनके हिकमत अमली से और जो मौके पे उन्होंने अपनी कार्य क्षमता दिखाई, उस नवयुवती की जान बची और उसके लिए उसके घर वालों ने पुलिस परिवार की बहुत प्रशंसा की। ताजमहल के पास अनियंत्रित कार ने अफरा तफरी मचा दी। इस दौरान डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ लटकी कार और लोगों में अफरा तफरी फैल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी ड्राइवर नशे में धुत था और आगरा में ताजमहल के गेट के पास कार चालक ने तेज रफ्तार में कार दौड़ा दी। दरअसल ये एक प्राइवेट टैक्सी थी और जो पर्यटकों को लेकर ताजमहल घुमाने के लिए आई थी। बताया गया कि पर्यटकों को उतारने के बाद कार चालक ने शराब पी। इसके बाद शराब के नशे में कार स्टार्ट कर गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ा दिया। तेज रफ्तार होने के चलते उसने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया और कार लहराने लगी। ये देखकर वहां से गुजर रहे पर्यटकों में भगदड़ सी मच गई। कार चालक ने पश्चिमी गेट पार्किंग के पास कार डिवाइडर पर चढ़ा दी, जिससे कार डिवाइडर की दूसरी तरफ लटक कर रुक गई। इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद चालक गाड़ी से उतरा। आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए। चालक उनसे उलझ गया, अभद्रता करने लगा। मौके पर पार्किंग के कर्मचारियों ने उसे डांटा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर आए पुलिस कर्मियों ने उसकी हालत देखी और कर्मचारियों से नशा उतरने पर दोबारा बताने की बात कहकर चले गए। वहीं गोरखपुर में खेलो इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी गेम के तहत 2000 मीटर के रोइंग प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को स्वर्ण, कांस्य और रजत पदक से सम्मानित किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव भी खिलाड़ियों के बीच मौजूद रहे। इस दौरान जीते हुए खिलाड़ियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ये बहुत अच्छा काम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। वो खिलाड़ियों को और खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर खेल रहे हैं और उन्हें कहीं से भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही। मेरा नाम स्वीटी नैन है और मैं हरियाणा से हूँ और अभी मैंने लाइट वुमेन सिंगल स्कल में गोल्ड मेडल हासिल किया है और मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उड़ीसा में प्रैक्टिस करती हूँ और अभी मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है। खेलो इंडिया से कितना बढ़ावा मिलता है खिलाड़ियों को? कोई भी कंपटीशन हो बढ़ावा हर उससे कंपटीशन से मिलता है खिलाड़ियों को, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए कंपटीशन ही होता जो कुछ होता है। तो ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और हमें बहुत मतलब सब कुछ
कैलकाटा से विमेन सिंगल स्कल रिप्रेजेंट कर रही थी और मुझे गोल्ड मेडल मिला है और मैं 500 मीटर्स इवेंट में भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। आज आपने गोल्ड पाया है, कैसा लग रहा है? ये आपके लिए कैसा रहा गोरखपुर? ये काफ़ी अच्छा था और ये मंच बहुत बड़ा मंच है जहाँ पे हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो यूपी गवर्नमेंट को हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं कि इतना बड़ा जगह और रोइंग को भी इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि पहली बार रोइंग यूनिवर्सिटी गेम्स में हो रहा है। तो इसीलिए यूपी गवर्नमेंट ने जो ये व्यवस्था किया है उसके लिए बहुत धन्यवाद। वहीं लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां निमंत्रण से लौटकर बुजुर्ग और उसके मासूम नाती को कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बाबा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और नाती घायल हो गया। मामला बछरावा थाना क्षेत्र का है। देखते ही देखते राहगीरों का हुजूम उमड़ पड़ा, जहां पर NHI की एम्बुलेंस और राहगीरों की मदद से घायल को CHC लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बुजुर्ग हुबलाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं 6 साल के बच्चे की हालत स्थिर है। गौरतलब है कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कार चालक भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। मैं अमावा से सर्वे करके आ रहे थे, सुरवा के पास पीछे गाड़ी नंबर नहीं लेना। वहीं अमरोहा से एक खबर है, जहां पर खाली पड़े प्लॉट से 1.5 शख्स का शव बरामद हुआ है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृतक व्यक्ति के पास से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। फिलहाल शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना अमरोहा देहात के पुष्कर कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुष्कर नगर मोहल्ले में थाना अमरोहा देहात में एक डेड बॉडी की सूचना मिली है। यहाँ पुलिस आ गई है और जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक इनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। प्रयास किए जा रहे हैं कि जितनी भी स्थिति है उन लोगों से वार्ता की जा रही है। पोस्टमार्टम और पंचायतनामा तहरीर लेकर के कार्रवाई कराई जाएगी। जैसे तथ्य आएंगे उस प्रकार का। कोई सुसाइड नोट भी मिला था? अभी कुछ चीज़ें मिली हैं, उन्हें जाँच किया जाना चाहिए। रेलवे स्टेशन के पास पुष्कर नगर मोहल्ले। खबर कानपुर देहात से है, जहां थाना बरौर क्षेत्र के गांव अंगदपुर में दबंगों ने धारदार हथियार से महिला पर हमला किया और उसके साथ छेड़खानी भी की। महिला के शोर मचाने पर दबंग मौके से फरार हो गए। मामले की शिकायत करने महिला स्थानीय थाने पहुंची तो उसकी शिकायत नहीं लिखी गई, जिसके बाद महिला ने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या समस्या लेके आप आई? समस्या ये थी, मैं कल शाम को 6-6:30 बजे मैं खाना बना रही थी। ये मनोज टीचर तो मेरे घर में घुसा आया। गेट खुला था, मेरी छोटी छोटी 2 लड़कियां थी। इसने आके मुझे सब छेड़खानी की और हमके कमरे में तो पहुंच लिया पकड़ के। तो जब मैं चिल्लाने लगी तो ये जान गया कि सब लोग जान जाएंगे, तो इसने अपने बच्चों को बुला लिया, 3 बच्चों को और भाई को अपने। तो इन लोगों ने जब जान गए कि मार पीट करने लगे आके ये मेरे ऊपर कि ये अब कुछ करेगी, तो सर इसी वजह से हम आए यहाँ पे और थाने में गई। वहीं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मुरादाबाद के उन नागरिकों के लिए लाइब्रेरी की स्थापना की गई है, जहां करियर को युवक बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि अब इस लाइब्रेरी में बच्चे बड़े बड़े कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं। 3री मंजिल पर जिज्ञासा लाइब्रेरी की स्थापना की गई है और इस लाइब्रेरी में हर तरीके की किताबें मौजूद हैं, बात चाहे किसी कंपटीशन की हो या फिर किसी एजुकेशनल बैकग्राउंड से जुड़ी हुई हो। इस टाइम में MDO ऑफिस में मुरादाबाद लाइब्रेरी में हूँ। किस तरह की पुस्तकें तैयारी क्या तैयारी चल रही है? मेरी LLB की तैयारी चल रही है। पुस्तकें उपलब्ध नहीं है? जी। कोई परेशानी? नहीं। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? कॉम्पिटिशन एग्जाम में। MDO ने जो ये जिज्ञासा लाइब्रेरी बनाई है, कैसा मतलब